22 और 23 जून को दुनिया की निगाहें एक बार फिर से वेस्ट एशिया के ऊपर जम गईं जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स फॉर्डो, नातान्स और इस्फहान पर एयर स्ट्राइक्स किए। ये अटैक्स बहुत ही टारगेटेड थे और सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए किए गए। ये पहली बार था 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डायरेक्ट स्ट्राइक किया। अटैक के बाद ट्रंप ने साफ कहा, ईरान द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट मस्ट नाउ मेक पीस। If they don't, future attacks will be far greater and a lot easier। मतलब ये सिर्फ एक वार्निंग थी, लेकिन अगर ईरान ने जवाब दिया तो अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट ने ये बात कंफर्म कर दी कि ट्रंप इजराइल के साथ खुले तौर पर है, बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के स्टैंड काफी बैलेंस्ड और कॉशंस रहा है। ना इंडिया ने इजराइल का ओपनली सपोर्ट किया, ना ईरान के खिलाफ कोई सख्त स्टेटमेंट दिया। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि इंडिया इज प्लेइंग अ गेम ऑफ डिप्लोमेटिक चेस, जहां हर मूव केयरफुली कैलकुलेटेड है क्योंकि स्टेक्स दोनों तरफ हाई हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इंडिया अभी चुप क्यों है, किस तरह ट्रंप इजराइल बेस्ड ईरान के इस शोडाउन ने न्यू दिल्ली को डिप्लोमेटिक टग ऑफ वॉर में डाल दिया है और कैसे स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी ही फिलहाल इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है, चाहे वो ऑयल सिक्योरिटी हो, छाबर कॉरिडोर हो। एक महीने पहले 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका जवाब था पहलगाम के टूरिस्ट रीजन पर हुआ क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक। तब इजराइल ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी और स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स के जरिए भी। लेकिन अब जब इजराइल खुद ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है तो वही इंडिया किसी एक साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा। ना इजराइल के साथ खुला सपोर्ट, ना ईरान के खिलाफ कोई टफ पोजीशन। इसके बजाय इंडिया का ऑफिशियल स्टांस काफी मेजर्ड और न्यूट्रल रहा। 13 जून को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने बस इतना कहा कि सभी पक्ष डी एस्केलेट करें और अंडरलाइन इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व करें। ये एक क्लासिक डिप्लोमेटिक लाइन थी जिसमें नीदर साइड ऑफेंडेड बट नो क्लियर एंडोर्समेंट ईदर। इसके अलावा इंडिया ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन (SCO) के उस स्टेटमेंट को भी साइन नहीं किया जिसमें इजराइल की निंदा की गई थी। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया इस इश्यू पर अपनी स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी बनाए रखना चाहता है। ये सब देखकर हमें याद आता है रशिया यूक्रेन वॉर का वक्त, जब पूरा वेस्ट या यूक्रेन के सपोर्ट में था, लेकिन इंडिया ने ना रशिया के अगेंस्ट वोट दिया, ना सैंक्शंस का हिस्सा बना। सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है। इंडिया अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी खुद तय कर रहा है बिना किसी प्रेशर के। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रल प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है कि भारत किसी भी ग्लोबल पावर के साथ अंधा फॉलो नहीं करता, ना अमेरिका के प्रेशर में झुकता है, ना रशिया या वेस्ट एशिया के कंट्रीज के नरेटिव में उलझता है। इंडिया अपने फायदे, लॉन्ग टर्म गोल्स और इंटरनल एक्सटर्नल रियलिटीज को समझकर डिसीजंस लेता है। ये अप्रोच कई बार इंडिया के अलाइज को कंफ्यूज या फ्रस्ट्रेट भी करती है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर के वक्त जब वेस्ट चाहता था कि इंडिया रशिया के खिलाफ स्टैंड ले, या आज के इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जब इजराइल एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया उसका साथ दे, लेकिन इंडिया किसी का कैंप ज्वाइन नहीं करता बल्कि हर इश्यू पर केस बाय केस बेसिस पर डिसीजन लेता है। इस पॉलिसी के पीछे एक सिंपल लॉजिक है। इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर है जिसको अपने एनर्जी, ट्रेड, सिक्योरिटी और डोमेस्टिक हार्मनी सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। इसीलिए चाहे दोस्ती हो या डिप्लोमेसी, भारत अपने मिडिल पाथ पर चलता है, जहां ना किसी से टकराव, ना किसी के पीछे छुपना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही उसका असली डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। मोदी सरकार के दौरान इजराइल और इंडिया के बीच के रिश्ते काफी गहरे और स्ट्रेटेजिक बन गए हैं। आज इजराइल सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि इंडिया का एक ट्रस्टेड पार्टनर है, खासकर इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री भी इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाती है। ये सिर्फ सरकारी टाई अप नहीं बल्कि लीडरशिप लेवल की म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पर बेस्ड है। इसी पीरियड में हमने देखा कि इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम्स में पैलेस्टीन के लिए अपना पहले जैसा ओपन सपोर्ट कम कर दिया है। अब कई बार इंडिया वोट से एब्सटेन करता है या न्यूट्रल स्टांस लेता है, स्पेशली जब इजराइल के अगेंस्ट रिजोल्यूशन पास होते हैं। इसके पीछे एक और इम्पोर्टेंट रीजन है हमास का लिंक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर ग्रुप्स और कुछ इंडियन रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये डेवलपमेंट बहुत अलार्मिंग लगता है, क्योंकि ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ी चैलेंज बन सकता है।
इसीलिए इजराइल के साथ क्लोज रहना इंडिया के लिए सिर्फ डिप्लोमेटिक फायदा नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है। जहां एक तरफ इजराइल इंडिया का क्लोज पार्टनर है, वहीं ईरान भी भारत के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल अलग रीजंस के लिए। सबसे पहला फैक्टर है एनर्जी सिक्योरिटी। ईरान हिस्टोरिकली इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर रहा है और एक डेवलपिंग इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए इंडिया को स्टेडली और अफोर्डेबल ऑयल सप्लाई की जरूरत है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से दुनिया की एक मेजर ऑयल ट्रैफिक गुजरता है, डिस्टर्ब होता है तो भारत में फ्यूल क्राइसिस हो सकती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। दूसरा मेजर फैक्टर है ट्रेड और कनेक्टिविटी। ईरान इंडिया को सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है और वो भी बिना पाकिस्तान से गुजरे। यही तो है छाबर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो इंडिया ईरान का जॉइंट वेंचर है। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट एक्सेस देता है वेस्ट एशिया और बियॉन्ड तक। और जब से रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं, तब से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का रूट जो ईरान से होकर गुजरता है और भी क्रिटिकल हो गया है। ये कॉरिडोर इंडियन गुड्स को रशिया और यूरोप तक पहुंचाने का सफर ऑल्टरनेट रास्ता बन गया है। आखिरी और इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीजियस डिप्लोमेसी। ईरान की रिलीजियस लीडरशिप, स्पेशली सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई, इंडिया की शिया मुस्लिम कम्युनिटी पर एक आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस रखता है। तो कहानी का असली ट्विस्ट ये है कि इजराइल और ईरान दोनों इंडिया के लिए जरूरी हैं, लेकिन अलग अलग वजह से, और इसी बैलेंसिंग एक्ट का नाम है रियल पॉलिटिक्स। जितना जरूरी है ईरान के साथ संबंध बनाए रखना, उतना ही कॉम्प्लेक्स है इस रिश्ते को मैनेज करना, क्योंकि ईरान की करंट इस्लामिस्ट रिजाइम, स्पेशली सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का स्टैंड भारत के लिए काफी हॉस्टाइल रहा है। ईरान ओपनली इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर कमेंट्री करता है, स्पेशली कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर, इंडियन मुस्लिम्स के ट्रीटमेंट पर और इजराइल के साथ भारत की डीपनिंग टाइज पर। ये सब इश्यूज तेहरान की लीडरशिप को चुभते हैं और इसीलिए ईरान कभी कभी अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में भारत के खिलाफ रिस्टेनमेंट भी दिखाता है। लेकिन पिक्चर का दूसरा हिस्सा है, अगर यही वॉर ईरान के अंदर पॉलिटिकल अपहेवल लाता है और खामेनेई रिजाइन कोलैप्स हो जाता है, तो एक मेजर रोड ब्लॉक हट जाएगा। आज तक जो इंडिया इजराइल रिलेशंस को क्वाइटली लिमिट करता था, वो आइडियोलॉजिकल बैरियर खत्म हो सकता है। एक लिबरल या मॉडरेट गवर्नमेंट के आने से भारत के लिए ईरान के साथ ट्रेड और एनर्जी रिलेशंस को और प्रैक्टिकल तरीके से मैनेज करना इजी हो सकता है, बिना रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल प्रेशर के। तो हाँ, आज ईरान के साथ रिश्ते स्ट्रेन्ड है, लेकिन अगर रिजाइन चेंज होता है तो इंडिया के लिए एक नया डिप्लोमेटिक विंडो खुल सकता है, जहां इजराइल और ईरान दोनों के साथ अपने फायदे एक हिसाब से टाइज शेप किए जा सकते हैं, बिना किसी बैगेज के। अगर ईरान की रिजाइन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान गिरती है, तो उसके बाद का वेस्ट एशिया का पावर वैक्यूम भारत के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होगा कि पाकिस्तान वहां ज्यादा इन्फ्लुएंस हासिल कर ले। पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट में ज्यादा इन्फ्लुएंस का मतलब होगा रेडिकल इस्लामिस्ट नेटवर्क्स का एक्सपेंशन, एंटी इंडिया नैरेटिव का बूस्ट और तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का स्ट्रॉन्गर बैकिंग। लेकिन इस सिचुएशन का दूसरा पहलू भी है, जो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर पाकिस्तान खुद इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीट लिया गया, चाहे डिप्लोमेटिक प्रेशर से या सेक्रेटेरियन पोजीशन की वजह से, तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट शिया सुन्नी टेंशंस और बढ़ सकती हैं, जो हिस्टोरिकली वायलेंट रहे हैं। इंटरनल प्रोटेस्ट, रायोट्स और सेक्टेरियन वायलेंस का चांस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान के डीपली रेडिकलाइज्ड सोसाइटी में ये नरेटिव बनेगा कि उनकी सरकार अमेरिका या इजराइल के एजेंडा को सपोर्ट कर रही है, जो उनके नजरिए में इस्लाम का बिट्रियल है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ब्रेकडाउन और पॉसिबली मिलिट्री डिस्ट्रैक्शन, जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा, स्पेशली ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। तो अगर पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होता है, तो वो खुद भी एक इंटरनल इम्प्लॉयजन की तरफ बढ़ सकता है। और यही वो डबल एज स्वॉर्ड, जहां भारत को केयरफुली देखना होगा कि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर इजराइल ईरान वॉर और ट्रम्प के स्ट्राइक्स के बाद इस्लामिक स्टेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज वीकन होती हैं, तो इसका सीधा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी पड़ सकता है। भारत का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज आज के टाइम में है रेडिकल इस्लामिज्म। यही आइडियोलॉजी कई इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
एग्रेशन को फ्यूल करती हैं, चाहे वो हेट स्पीच हो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या टेरर फंडिंग। अगर वेस्ट एशिया में इस्लामिस्ट रिजाइम्स को हार मिलती है या उनका आइडियोलॉजिकल नैरेटिव कोलैप्स करता है, तो ये इंडिया के अंदर रेडिकल एलिमेंट्स के लिए मॉरल डिफीट जैसे होगा। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स की मोटिवेशन टूटेगी, रिक्रूटमेंट और फंडिंग नेटवर्क्स कमजोर पड़ेंगे और देश के अंदर का पोलराइजेशन और सेक्युरिटेरियन वायलेंस भी कम हो सकता है। ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन होगा जो बैटलफील्ड से ज्यादा माइंडसेट के लेवल पर होगा और भारत के इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस के लिए एक साइलेंट विक्ट्री के जैसे होगा। लेकिन अभी के लिए भारत का स्टैंस एकदम क्लियर है, ना इजराइल की तरफ ना ईरान की तरफ। इंडिया ना इमोशनल डिसीजन ले रहा है, ना किसी ग्लोबल प्रेशर के आगे झुक रहा है। भारत केयरफुली एक टाइट रोप वॉक कर रहा है, जहां एक तरफ है इजराइल जैसे ट्रस्टेड अलाय और दूसरी तरफ है ईरान जैसे स्ट्रेटेजिक नेबर, जिससे एनर्जी, कनेक्टिविटी और रिलीजियस बैलेंस जुड़ा है। ये फॉरेन पॉलिसी का वो मूवमेंट है जहां बोल्डनेस का मतलब शाउटिंग नहीं बल्कि साइलेंस में स्ट्रेंथ दिखाना है। इंडिया का विजन क्लियर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना और बाकी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में तब तक न्यूट्रल रहना जब तक उसका इंडिया पर सीधा असर ना हो। और यही है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असली टेस्ट, जहां हर कदम सोच समझकर लॉन्ग टर्म विजन के साथ उठाया जा रहा है। इस पर आपका क्या टेक है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।